गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में एक बार फिर से आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रकृति। आज के क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रकृति यानी कि उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर भारतीय संविधान का नेचर कैसा है। संविधानों का जो नेचर होता है वो किस किस तरीके का होता है अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, और जो नेचर संविधानों का होता है उसमें भारतीय संविधान का कौन सा नेचर है, और अगर भारतीय संविधान का कोई पर्टिकुलर नेचर है तो भारतीय संविधान में उस नेचर को, उस प्रकृति को लेकर क्या क्या विशेषताएं शामिल है। ठीक है, तो हम लोग अगर मोटे तौर पर बात करते हैं तो जो संविधान होते हैं उनको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है संघात्मक और दूसरा होता है एकात्मक। तो आइए आज की क्लास में हम ये जानते हैं कि आखिर हमारा भारतीय संविधान संघात्मक है यानी कि फेडरल है या फिर एकात्मक अर्थात यूनिटरी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि संविधानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो संविधान होता है संघात्मक यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। दूसरा होता है यूनिटरी यानी कि एकात्मक। ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पर जनरली अब जान लेना ही ज़रूरी है कि आखिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संघात्मक संविधान किसे कहा जाता है। तो देखो, संघात्मक संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एक करके इसको समझाती हूँ। यहाँ पर रुकिए, पहले हम किसकी बात करेंगे, हम एक सेकेंड, हम बात करेंगे सबसे पहले संघात्मक संविधान की यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जो ये संघात्मक संविधान होता है इसमें जो पावर्स होती है यानी कि जो शक्तियाँ होती है वो डिवाइड होती है। किसके बीच में डिवाइड होती है? बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स, यानी कि किसके बीच में विभाजन होता है? शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन होता है। और जो ये दोनों ही सरकारें होती है वो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो ये एक प्रमुख विशेषता है संघात्मक संविधान की। क्लियर? देन फिर अब हम लोग देखते हैं एकात्मक संविधान यानी कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एकात्मक संविधान होता है वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ केवल और केवल, ये यहाँ डिवाइड नहीं होती है बल्कि कहाँ होती है? एक ही सरकार में निहित होती है, जो जनरली केंद्र सरकार होती है, जहाँ पर पावर्स किसके पास होती है? सेंट्रल के पास। तो क्या समझा आपने? एकात्मक संविधान ऐसा संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में वेस्टेड होती है, निहित होती है, जो जनरली केंद्रीय सरकार होती है। और जो राज्य सरकारें होती है उनको केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से अब आप लोग दोबारा से एक बार सुन लीजिए। दो प्रकार के संविधान होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी संघात्मक संविधान, और दूसरा होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एकात्मक संविधान। संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन रहता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जबकि एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्र सरकार होती है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ हमें ये तो समझ में आ गया कि संविधान मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। लेकिन अब भारतीय संविधान किस प्रकृति का है? क्वेश्चन ये है हमारे सामने। तो आइए, आप लोग को समझ में आया कि अब हम किस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रकृति। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी दिख रहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधि शास्त्रियों में काफ़ी मतभेद रहा है। ठीक है, संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक परिसंघात्मक संविधान है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का उपयोग किया गया है जो ऐसी शक्तियाँ, जो केंद्र को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करते हैं जिनसे प्रांतों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है।
यानी कि यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी स्वीकारा है कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे कि प्रांतों की जो स्वतंत्रताएं हैं, राज्यों की स्वतंत्रताएं तो लगभग खत्म सी हो जाती है, यानी कि वो केंद्र के अधीन है। लेकिन फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संघात्मक संविधान यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। आप परिसंघात्मक कह लो या फेडरल कह लो, दैट्स ओके, ठीक है, एक ही बात है। इससे संविधान निर्माताओं का एक पथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, किंतु कुछ देखिए, कुछ आलोचक भी हैं या जो कुछ संविधान वेत्ताओं के इस बात से सहमत नहीं है, वो संविधान को एकात्मक बताते हैं कि हमारा संविधान नहीं, यूनिटरी संविधान है जहाँ पर सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है। अब हम कुछ यूरिस्ट के यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। जैसे हम बात करें अगर प्रोफेसर के.सी. वियर की, तो उनके अनुसार भारतीय संविधान अर्ध परिसंघीय संविधान है। अर्थात उन्होंने ये कहा कि ये कैसा है, क्वाजी फेडरल। मैंने लिख दिया है इसका इंग्लिश में भी मीनिंग कि भारतीय संविधान कैसा है, अर्ध परिसंघीय संविधान है। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर प्रोफेसर वियर क्या मानते हैं कि ये दोनों ही तरीके की विशेषताएं हमारे संविधान में है, यानी कि हमारा संविधान एकात्मक भी है और हमारा संविधान संघात्मक भी है। इसीलिए प्रोफेसर के.सी. वियर ने इसे अर्ध संघात्मक यानी कि क्वाजी फेडरल कहा है। क्लियर। दूसरा हम बात करें सर आइवर जेनिंग्स के बारे में, तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान ऐसा परिसंघ है जिसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब जहाँ पर केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत है। ए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमने विशेषता में भी पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो। आगे वो कहते हैं या भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, यानी कि आइवर जेनिंग्स क्या कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जहां पर सेंट्रल के पास जो क्या है ज़्यादा पावर्स है, लेकिन फिर भी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने पढ़ा था ना फेडरल में क्या होता है, दोनों के सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि यहाँ पर केंद्र ज़्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल है। ठीक है, फिर आगे देखिए ऑस्टिन के बारे में, तो ऑस्टिन कहते हैं, ऑस्टिन के अकॉर्डिंग क्या है, ऑस्टिन कहते हैं यदि भारतीय संविधान को संघीय संविधान कहा जाता है तो इसे सहकारी परिसंघ की संज्ञा दी जा सकती है, यानी कि ये क्या है आपका कोऑपरेटिव फेडरेशन, इन्होंने कहा है सहकारी परिसंघ। हालांकि ऑस्टिन मानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो फेडरल है, संघीय है ना, लेकिन ये कहते हैं ये चूंकि यहाँ पर क्या है, दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सेंट्रल कर रही है, स्टेट भी कर रहा है, इसे आप प्योरली एकात्मक नहीं कह सकते। लेकिन ऑस्टिन ने क्या कहा है, इसे सहकारी परिसंघ, यानी कि आपस में मिलजुल कर बनाया गया फेडरेशन, ठीक है, कोऑपरेटिव, एक दूसरे का सहयोग करके बना फेडरेशन। क्लियर। ठीक है, तो ये तो हमने देखे कि किन विभिन्न विधिवेत्ताओं के क्या क्या विचार है भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर। ठीक है, अब हम लोग इसे डिटेल्ड में समझने के लिए देखेंगे कि भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, और अगर भारतीय संविधान एकात्मक है तो उसमें एकात्मक संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन दोनों पर ही अब हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे बच्चों कि भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के निम्नलिखित तत्व शामिल हैं, कि भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व भी आप इसको कह सकते हो। तो भारतीय संविधान को अगर हम संघात्मक संविधान कहते हैं तो उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसके संघात्मक होने की। तो पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन, अर्थात प्रांत तथा केंद्र के मध्य शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन, राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। देखिए, केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच में शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, एक आवश्यक तत्व है। यह विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौमिक होती है और दूसरे के अधिकारों और शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। इस तरह से संघवाद में राज्य की शक्तियों का अनेक सहयोगी संस्थाओं में विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, राज्य भी अपने यहाँ पे अनेक जो संस्थाएं हैं उनकी हेल्प लेता है और अपने उन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सरकार के सभी अंगों का स्रोत स्वयं संविधान होता है जो उसकी शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखता है। ये सब चीज़ें हम पढ़कर भी आ चुके हैं विशेषताओं में। तो मेनली पहली जो विशेषता है संघात्मक संविधान की, हम बात कर रहे हैं संघात्मक संविधान की। तो संघात्मक संविधान की पहली विशेषता तो क्या हुई गई आपके सामने,
शक्तियों का विभाजन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। क्लियर हो गया ये आपको टॉपिक। फिर सेकंड विशेषता है संविधान की सर्वोपरिता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सेकंड विशेषता आपको दिख रही है यहाँ पर, संविधान की सर्वोपरिता। संविधान यहाँ पर क्या होता है, संघात्मक संविधान की विशेषता होती है कि संविधान सर्वोपरि होता है। तो वैसा ही सेम हमने विशेषताओं में पढ़ा है कि हमारा भारतीय संविधान जैसे लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है, साथ ही साथ सर्वोपरि है, यानी कि कोई भी अन्य विधि या कोई भी अन्य कोई जो अथॉरिटी है वो संविधान के ऊपर नहीं है। सभी जो अंग है वो संविधान के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। सरकार के सारे अंग ले लीजिए आप, जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इन सभी का स्रोत क्या है, संविधान है। इनके सभी के जो भी इनका स्वरूप है, संगठन है सरकार के अंगों का, और इनकी इनकी जो शक्तियां हैं उनसे संबंधित सभी जो उपबंध हैं वो संविधान में ही निहित है। संविधान उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर रहकर वो सब कार्य करते हैं, और सभी संस्थाएं जो हैं वो संविधान के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करती है। और साथ तो हम क्या कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था में संविधान देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है, और सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही हमारे भारतीय संविधान में है, संविधान की सर्वोपरिता। तो ये भी विशेषता हमारे भारतीय संविधान में। क्लियर। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है लिखित संविधान, ये थर्ड नंबर की। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखिए जब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर चीज़ जब एक्सप्लेन है कि सरकार का कौन सा अंग, कौन सी बॉडी क्या काम करेगी, क्या उनकी पावर्स होगी, क्या उनकी ड्यूटी होगी, किस तरह से क्या क्या उनकी लिमिटेशंस होगी, तो ये सब चीज़ें जब डिफाइन होगी तभी क्लियरिटी आएगी। तो ये डिफाइन होने के लिए क्या करोगे, सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए उसको रिटन में होना ज़रूरी है। तो संघात्मक संविधान जो है वो आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। संघ राज्य की स्थापना एक जटिल संविधा द्वारा स्थापित होती है, जिसमें संघ में शामिल होने वाली इकाइयां कुछ शर्तों पर ही संघ में शामिल होती है। ठीक है, इन शर्तों का लिखित होना जरूरी है, अन्यथा क्या होता है कि डाउट्स अराइज हो जाते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है लिखी हुई, तो वहाँ पर कोई संदेह नहीं होता, कोई मतभेद नहीं होता। ठीक है, तो संविधान के लिखित होने से सेंट्रल और स्टेट्स दोनों सरकारों को अपने अपने अधिकारों के बारे में, या कह सकते हैं अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल जाता है, और वे एक दूसरे पर विश्वास रखकर कार्य करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये तीसरी जो है अपने पास तीसरा एलिमेंट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्योंकि तीसरा एलिमेंट भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। फोर्थ जो है, थर्ड आपको यहाँ से समझ में आ गया, इट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर हो गई बात। फिर फोर्थ जो है वो है संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि इसे हम संविधान की परिवर्तनशीलता भी कह सकते हैं। ये भी मैंने विशेषताओं में आपको पढ़ाया था कि संविधान जो है वो रिजिड भी है, मतलब उसकी संशोधन की जो है वो जो विशेषता है कि संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि ईजीली, यानी कि ईजीली जिनको अमेंड किया जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 368 की बात करते हैं तो वो प्रोविज़न करता है कि कुछ ऐसे, साथ ही कुछ ऐसे भी प्रोविज़न्स हैं जिनको स्पेशल आप रेजोल्यूशन के द्वारा ही अमेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोविज़न्स भी संविधान में निहित है जिनको विशेष बहुमत के साथ साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति चाहिए होती है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ संघात्मक संविधान होते हैं उनमें इजीली संशोधन नहीं किया जा सकता, रिजिडिटी होती है उनमें संशोधन करने के लिए, और सेम यही गुण जो है वो हमारे भारतीय संविधान में भी निहित है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण। हालांकि इतने ये दूसरे व्यू में है, मैं इसको आपको दूसरे व्यू में समझाऊंगी, इसे अभी आप ध्यान नहीं दें, मैं भी समझा दूंगी इसको आगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि हमारे जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसे हम कह सकते हैं। तो जैसा हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था कि संघीय संविधान में, देखिए संघीय संविधान में अभी हमने क्या देखा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती है उनके बीच में पावर्स का डिवाइडेशन होता है, शक्तियों का विभाजन रहता है, और यह विभाजन कैसा होता है, एक लिखित संविधान द्वारा होता है। इसलिए आवश्यक है कि इस शक्ति विभाजन को बनाए रखा जाए ताकि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं करें या अतिक्रमण नहीं करें। अब देखिए, चूंकि सरकार की शक्तियों का विभाजन एक लिखित दस्तावेज द्वारा किया जाता है, इसलिए ये पॉसिबल भी है कि विभिन्न सरकारें संविधान के उपबंधों को अपने अपने हिसाब से निर्वचन करें। भाई किसी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसका इंटरप्रिटेशन कर ले, अर्थ लगा ले, और कोई स्टेट गवर्नमेंट
अपने अकॉर्डिंग संविधान का अर्थ लगा ले, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपस में उनमें डिस्प्यूट अराइज होने का खतरा रहता है। मतलब ये संभव ही है कि विभिन्न सरकारें संविधान के उपबंधों की अपने अपने पक्ष में निर्वचन कर सकती है। भाई हर सरकार, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो अपने पक्ष में उसका निर्वचन करेगी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पक्ष में संविधान का निर्वचन करेगी। तो ऐसी दशा में उनका सही सही निर्वचन यानी कि सही सही अर्थ करने के लिए ऐसी संस्था की जरूरत होती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। समझ में आई बात? अब ऐसे में क्या होगा कि जब उन दोनों के बीच यानी कि किसी स्टेट गवर्नमेंट या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये कंट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा, मतलब ये मतभेद हो जाएगा कि भाई संविधान का निर्वचन दोनों ही अपने अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो किसको सही माना जाए। तो ऐसे में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक संस्था की ज़रूरत पड़ेगी, और वो संस्था कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। संघीय संविधान में यह कार्य किस संस्था को सौंपा गया है? न्यायपालिका को। क्लियर हो गई बात? तो न्यायपालिका जो है वो संविधान का निर्वचन करती है बिना किसी पक्षपात के। तो निष्पक्ष न्यायपालिका जो है वो संघात्मक संविधान का एक आवश्यक तत्व है। और भारत में भी जैसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, भारत का उच्चतम न्यायालय है, उसकी वो इसी प्रकार का कार्य करता है, उसकी व्यवस्था की जाती है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है वो भारतीय संविधान का संरक्षक भी कहा गया है इसीलिए। ठीक है, और आगे जैसे अब देखते हैं, ये तो हमने देख ली किस किस चीज़ के बारे में, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों के बारे में कि भारतीय संविधान को एकात्मक क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एकात्मक की भी कुछ विशेषताएं हैं। संघात्मक की हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में एकात्मक होने की भी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, आइए इस पर को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला तो लक्षण है आपका राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार। तो ये एकात्मकता की विशेषता है कि स्टेट्स जो होते हैं उनमें राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 और 156 पढ़ते हैं तो वहाँ हमको ये प्रोविज़न मिलता है जो ये उपबंधित करता है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। वह राज्य विधानमंडल के प्रति नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना अधिनियम का रूप नहीं ले सकता, यह आप जानते हो। पर कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है। ये ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं राज्य से संबंधित जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, कुछ मामलों में वह अपने विवेकानुसार भी कार्य कर सकता है, जैसे आर्टिकल 166 में बता रखा है। तो ये बात सही है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान की जो ये व्यवस्था की गई है वो संघीय सिद्धांत के प्रतिकूल है और इससे राज्यों की स्वायत्तता पर आघात पहुंचता है। परंतु ये आरोप उचित नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की स्थिति केवल एक संवैधानिक प्रमुख की है जो हमेशा से ही मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है। क्लियर हुई बात आपको? तो संविधान की शब्दावली जैसी भी हो, अगर हम जो भी यहाँ प्रोविज़न कर रखा है, किंतु व्यवहार में ऐसे एग्जाम्पल्स कम ही हैं जबकि राष्ट्रपति ने राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों पर अपने वीटो पावर का यूज़ किया हो। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कितना ही कह ले कि इस तरह से केंद्र का नियंत्रण है राज्य सरकारों पर, मगर ऐसा प्रैक्टिकल में है नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति हालांकि की जाती राष्ट्रपति के द्वारा है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास भी पावर है ही अपने स्टेट को लेकर। तो राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति करना एकात्मक संविधान की विशेषता है और हमारे भारतीय संविधान में भी सेम यही प्रोविज़न किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को इस पॉइंट के संबंध में यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में हम एकात्मक संविधान कह सकते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट है आपका आपातकालीन स्थिति में संसद द्वारा राज्य के विषय में कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, अब या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आपातकालीन स्थिति का मतलब हुआ यहाँ पर स्टूडेंट्स राष्ट्र हित में। आप अगर अनुच्छेद का आर्टिकल 249 देखें तो आर्टिकल 249 कहता है कि यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यह घोषित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक हो गया है कि संसद राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद को उस विषय पर विधि बनानी ही होगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पता नहीं है। देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो है मैं देखिए यहाँ पर 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में
कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स दे रखे हैं उसमें 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट तो है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसे हिंदी में संघ सूची कहा जाता है, उसमें ऐसे विषय शामिल है, लगभग 97 के आसपास ऐसे विषय शामिल है जिन पर कि केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में लगभग 66-67 ऐसे सब्जेक्ट शामिल है जिन पर राज्य ही कानून बना सकती है। तो ये राज्य सूची हुई। और जो तीसरी सूची है वो है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर यूनियन भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून, दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। इसके बारे में हम अलग से प्रोविज़न पढ़ेंगे आगे जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल इस पॉइंट के लिए आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि भारतीय संविधान का जो है 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्टें जो है वो आपकी दे रखी है। इसी लिस्ट के बारे में मैंने अभी आर्टिकल 249 को लेकर आपसे चर्चा करी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट लिस्ट पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, लेकिन आर्टिकल 249 ये क्लियर कर देता है कि अगर राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से अगर ये घोषित कर दे कि राष्ट्र हित में ऐसा ज़रूरी हो गया कि संसद स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस पर कानून बनाएगी। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ये विशेषता एकात्मक विशेषता है जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल है। क्लियर। नेक्स्ट इज नए राज्य का निर्माण और विद्यमान राज्य के नामों, क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। तो ये जो प्रोविज़न है, ये जो थर्ड वाला जो विशेषता हम पढ़ रहे हैं एकात्मक संविधान की, ये जो प्रोविज़न है आपका थर्ड वाला, ये आपका दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 3 में। ठीक है। अनुच्छेद 3 संसद को ये पावर देता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने की उसको शक्ति है ना। राज्यों का कोई इस बारे में कोई वो नहीं है। इस प्रकार राज्यों का अस्तित्व ही केंद्र की इच्छा पर डिपेंड करता है, ये विशेषता है। तो क्या हो गया, एकात्मकता हो गई संविधान में। क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज आपातकाल के प्रवर्तन के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार। आपात उपबंधों की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का ही अधिकार है। राष्ट्रपति उनकी घोषणा करता है। कैसे, देखिए अभी मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। अगर हम इस फोर्थ पॉइंट की बात करें आपातकाल की, अगर हम आपातकाल की बात कर रहे हैं इस फोर्थ पॉइंट की, तो देखिए आपातकाल के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कर रखा है। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात की बात करता है, अनुच्छेद 356 जो राज्य आपात की बात करता है और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात की बात करता है। ठीक है। अनुच्छेद 352 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह यानी कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन आदि है ना, और सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा संकट में है या आर्म्ड रिबेलियन है ना, इनसे देश की सुरक्षा संकट में है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है। आगे आर्टिकल 356 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या फिर अदरवाइज उसका ये समाधान हो जाए कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, विफल हो गया है वहाँ का संवैधानिक तंत्र, तो वहाँ पर उस राज्य में आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। इसी तरह से आर्टिकल 360 में ये उल्लेखित है कि जब भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो तो राष्ट्रपति जो है वो आपात की उद्घोषणा, वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि आपात उपबंधों को लेकर जो है वो केंद्रीय सरकार ज़्यादा सबल हो गई, ज़्यादा प्रबल हो गई है, ज़्यादा पावरफुल हो गई है। ठीक है। तो ऐसी ही विशेषता जो है वो हमारे भारतीय संविधान में है, इसलिए हमारे भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान कहा जाता है। तो आज हमने जब क्लास में ये डिसाइड किया है कि भाई भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो हमने क्या देखा आज की क्लास में, हमने ये देखा है कि भारतीय संविधान जो है वो उसमें कुछ विशेषताएं तो ऐसी है जो उसको संघात्मक संविधान बना देती है और उसमें कुछ विशेषताएं ऐसी है जो उसको एकात्मक संविधान बना देती है। देखा ना हमने सब चीज़ें। यहाँ पर हमने संघात्मक संविधान वाली देखी, देखिए ये वाली जो हमने देखी विशेषता ये किसकी थी, ये संघात्मक संविधान बताती है भारत को कि भारत का संविधान संघात्मक है। जबकि ये जो विशेषताएं हमने देखी ये क्या बताती है कि भारत का संविधान कैसा है, एकात्मक संविधान है। तो कुल मिलाकर हम लोग कंक्लूजन के रूप में क्या कह सकते हैं कि भारत का संविधान न तो विशुद्ध रूप से एकात्मक है, नहीं संघात्मक, बल्कि ये क्या है, दोनों का मिश्रण है। समझ में आ गई बात। ये हो गया। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का जो हित है वो क्या है, वो सर्वोपरि है। ठीक है ना। तो हमारे भारत की जो परिस्थितियां है उसको देखते हुए इसको ऐसा बनाया गया है। क्लियर हो गई बात।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा मैंने एक बार की भारतीय संविधान की जो विशेषताएं है वो हमने पढ़ ली थी। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से 2 लेक्चर डाले हैं जिसमें अच्छे से आपको संविधान की विशेषताएं पढ़ा दी। मैंने यहाँ पर उनको थोड़ा बहुत हिंदी में लिख दिया है, तो और आप लोग इसको समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के साथ ही जोड़कर मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। तो आपका इस तरह से जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे इस तरह से ये सारी, तो आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप ही कि संविधान में इस तरीके की प्रकृति है, इस तरीके की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आप चाहे मैं देखती हूँ थोड़ा सा आपको एक बार रेड आउट करा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। हालांकि ये लास्ट लेक्चर्स में आपकी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो देखिए जैसे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने देखा था कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान है। दूसरा, यह संविधान भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पद निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। एक एक मीनिंग हमने जो है वो विशेषता वाले लेक्चर में देखा था कि भारत का संविधान कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है यानी कि पंथ निरपेक्ष है, सोशलिस्ट है और रिपब्लिक है। फिर यह संविधान भारत में इंग्लैंड की तरह ही संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना करता है। हमने देखा था ना कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फोर्थ, यह संविधान संघीय संसद यानी कि केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था करता है। यह संविधान देश की जनता के लिए ऐसे कुछ अधिकारों की घोषणा करता है जो उनके व्यक्तित्व और बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य का सपना पूरा करने के लिए यह संविधान राज्य के नीति निदेशक तत्वों की भी व्यवस्था करता है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया भी था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमने विशेषताओं में पढ़े थे ना बेटा, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात करता है, DPSPs के बारे में बात करता है। फिर यह संविधान किसी भी विशेष पंथ को राज्य का धर्म घोषित नहीं करता, यानी कि ये किसकी बात करता है, राज्य की पंथ निरपेक्षता की बात करता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का समान विकास करता है। यह संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने बताया था आप लोगों को ये पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना जहाँ एक तरफ बहुत ही फ्लेक्सिबल है वहाँ पर ही रिजिड भी है। नेक्स्ट, यह संविधान संघात्मक और एकात्मक स्वरूप का सम्मिश्रण है। ये हमारा आज जो है आपका ये जो टॉपिक है 10th नंबर का जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा आज की क्लास में क्लियर हो गया आप लोगों का। मेनली इस पॉइंट पर आज मेरा फोकस था। नेक्स्ट, यह संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ मूल कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है। मैंने आपको विशेषताओं में पढ़ाया था मूल कर्तव्यों के बारे में, जो आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th A में दे रखे हैं, आर्टिकल 51A। इस संविधान द्वारा सारे देश के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है जो कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है। ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करता है। ये व्यवस्था भारतीय संविधान में है, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इस संविधान द्वारा सारे देश के लिए एक ही नागरिकता मान्य की गई है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ये भी हमने विशेषताओं में देखी थी, मैंने पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके ऊपर कोई भी नहीं है, विधि से ऊपर कोई भी नहीं है। और सर्वोच्च विधि कौन सी है? संविधान स्वयं अपने आप में सर्वोच्च विधि है, ठीक है। विधि से ऊपर कोई नहीं है, कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, विधि के समक्ष सभी समान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमारी क्लियर हो चुकी है कि हमने नेचर देखा आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगली क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो मैं बोलती जाती हूँ साथ साथ आप उसको भी लिखें, उसको भी नोट डाउन करें, अपने तरीके से आप उसको देखें। ये कंटेंट में जो है उसको भी आप अपने तरीके से उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार वापस आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अगर आपको LLB पार्ट फर्स्ट के लिए चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर जय नारायण पांडे की बुक है, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप नया एडिशन उसका ले सकते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।